आज की वीडियो में हम कर्नाटक सर्किल के GDS टू MTS पोस्टमैन मेल गार्ड 2025 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हेडक्वार्टर्स ऑफ महाराष्ट्र सर्किल, यानी महाराष्ट्र सर्किल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी पणजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस यानी वरिष्ठ डाक अधीक्षक कार्यालय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए द हेड ऑफ द क्लास सेकेंड पोस्टल डिवीजन, ऑप्शन बी द हेड ऑफ क्लास फर्स्ट पोस्टल डिवीजन, ऑप्शन सी द हेड ऑफ द रीजन या ऑप्शन डी द हेड ऑफ द सर्किल। तो यह क्लास सेकेंड पोस्टल डिवीजन तो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है? सीनियर सुपरिटेंडेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द हेड ऑफ द क्लास फर्स्ट पोस्टल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी डाकघर का कार्य समय 8:30 बजे तक बढ़ाने और रविवार को खोलने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर जनरल डाक महाप्रबंधक, ऑप्शन सी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यानी मुख्य डाक महाप्रबंधक, ऑप्शन डी SPOS या SSPOS। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वह किसी भी डाकघर का कार्य समय 8:30 बजे तक कर सकते हैं और रविवार को खोलने का भी इनको अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, डाक सेवा जन सेवा, यह तो सबको पता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डाक सेवा जन सेवा। क्वेश्चन नंबर 5, हर पत्र, पैकेट या पार्सल को मार्ग में कम से कम कितने डाकघरों की डेट स्टैम्प से मुहर लगाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मिनिमम 2 डाकघरों की डेट स्टैम्प लगाई जानी चाहिए। पहला डाकघर होगा जहां से आर्टिकल बुक करेंगे और सेकंड जो डाकघर होगा जहां पर आर्टिकल जाएगा। यह 2 मिनिमम पोस्ट ऑफिस की सील तो लगी ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और यह दंडनीय अपराध है। ऑप्शन ए 263 ए, ऑप्शन बी 263, ऑप्शन सी 264 या ऑप्शन डी 264 ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 263 ए। क्वेश्चन नंबर 7, डाक टिकट पता वाले पक्ष के किस स्थान पर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए राइट हैंड बॉटम कॉर्नर यानी दाहिने नीचे कोना, ऑप्शन बी राइट हैंड टॉप कॉर्नर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर डाक टिकट लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मशीन फ्रैंक किए गए पत्राचार को लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम डाकघरों पर भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। पहले जो ओल्ड फ्रैंकिंग मशीन चलती थी और जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें तो 2 डाकघरों में पोस्ट किए जा सकते थे, लेकिन अब जो न्यू अपडेटेड रूल है और न्यू रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन है उनके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और कर्नाटक सर्किल की फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन बी ही है 1। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैंक की छाप में निम्नलिखित डाई शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन ए वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई, तो हमने यही पढ़ा है, ऑप्शन ए ही सही है, मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। क्वेश्चन नंबर 10, निजी फ्रैंकिंग मशीन का स्थान बदलने की स्थिति में मरम्मत के अलावा खालिस्तान और प्रेषण कार्यालय को सूचित करना होगा। कहाँ पर सूचित करना होगा प्रेषण के अलावा? ऑप्शन ए हेड ऑफ द सर्किल सर्किल प्रमुख, ऑप्शन बी हेड ऑफ द रीजन क्षेत्र प्रमुख, ऑप्शन सी हेड ऑफ द डिवीजन मंडल प्रमुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेड ऑफ द डिवीजन यानी कि मंडल प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के आर्टिकल और मुद्रा या नोट, बैंक नोट साधारण डाक से भेजे जा सकते हैं। यह गलत है। ऑप्शन बी सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के आर्टिकल और मुद्रा या बैंक नोट डाक द्वारा नहीं भेजे जा सकते हैं। यह भी गलत है, भेजे तो जा सकते हैं डाक से। ऑप्शन सी सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के आर्टिकल और मुद्रा या बैंक नोट रजिस्टर्ड डाक से भेजे जा सकते हैं बिना बीमा के। यह भी गलत है क्योंकि बीमा होना जरूरी है। ऑप्शन डी सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के आर्टिकल और मुद्रा या बैंक नोट केवल बीमा के साथ भेजे जा सकते हैं। यही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध डाक वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए कोई भी वस्तु जो किसी लागू कानून का उल्लंघन करते हुए भेजी गई हो, यह तो निषिद्ध है। ऑप्शन बी कोई भी अश्लील या अभद्र प्रिंट, पेंटिंग, फोटो, लिथोग्राफ, एग्रोवेग, पुस्तक या कार्ड या कोई अन्य अश्लील वस्तु, यह भी निषिद्ध है। ऑप्शन सी साधारण डाक से राखी, रक्षाबंधन भेजना, यह सही है क्योंकि यह निषिद्ध नहीं है, अपन साधारण डाक से राखी आराम से भेज सकते हैं।
ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। कोई पत्र, पोस्ट कार्ड, अखबार, पैकेट या पार्सल जिस पर या उसके कवर पर कोई अश्लील, आपत्तिजनक, उकसाने वाला, धमकी देने वाला या अत्यंत अपमानजनक शब्द, चिन्ह या डिजाइन हो तो यह भी नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40 साल। मिनिमम 40 साल और अधिकतम 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, भारत डाक यानी भारतीय डाक अनुबंधित पार्सल की विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन पार्सलों के लिए बीमा अनिवार्य है। यही गलत, ये तो गलत है। ऑप्शन बी, बुकिंग से डिलीवरी तक ऑनलाइन ट्रैकिंग सेवा उपलब्ध है। यह तो सही है। ऑप्शन सी, ये पार्सल सीधे घर पर डिलीवर किए जाते हैं। यह सही है। ऑप्शन डी, ग्राहकों को उनके स्थान से उठाने की सुविधा दी जाती है। यह भी सही है। और पूछा क्या गया था हमसे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए सही नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 15, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट में चेंज किया गया है। न्यू वेबसाइट में बैंकिंग कुछ जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सुकन्या समृद्धि खाता SSA की विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1,50,000 जमा किए जा सकते हैं। यह तो सही है। ऑप्शन बी, भारत में किसी भी लड़की के नाम 2 खाते खोले जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में। यह गलत है। ऑप्शन सी, 1 माह या वित्तीय वर्ष में जमा करने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यह सही है। ऑप्शन डी, 50 के गुणक में जमा करना। यह भी सही है। और हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पता लिखने की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रेषक का नाम और पता सहित पिन पत्र के नीचे दाहिने कोने में लिखा जाना चाहिए। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि निचले दाहिने कोने में नहीं, निचले बाएं कोने में लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, प्राप्तकर्ता का पता पत्र के सामने के निचले आधे हिस्से में और दाईं ओर लंबाई के समांतर लिखा जाना चाहिए। यह सही है। एड्रेसी का एड्रेस। ऑप्शन सी, विदेशी देशों को भेजे जाने वाले पत्रों में पता रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए। यह सही है। ऑप्शन डी, रक्षा कर्मियों के पत्रों में 56 APO और 99 APO आदि लिखा जाए, किसी पोस्ट टाउन का नाम नहीं जोड़ा जाए। यह सही है। और हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा गलत है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, डाकघर बचत खातों की सही विशेषता कौन सी है? जमा की अधिकतम सीमा 1,50,000। यह गलत है। ऑप्शन बी, न्यूनतम निकासी 100 रुपए। यह भी गलत है। ऑप्शन सी, खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य। यह सही है। ऑप्शन डी, एक व्यक्ति कई खाते खोल सकता है। यह भी गलत है। यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 IPB सेवाओं के संदर्भ में CELC का पूरा नाम। ऑप्शन ए, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइफ सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइफ क्लाइंट। या ऑप्शन सी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। सही आंसर। या फिर ऑप्शन डी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट सर्टिफिकेट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। पेपर में हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि लाइट और लाइफ में थोड़ा सा ही अंतर है। तो थोड़ा अच्छे से देख के ही सही ऑप्शन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्ट पोस्ट किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2007। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2005। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लैटली गतिविधियों में DDSY का मतलब है क्या है? ऑप्शन ए, दीनदयाल स्टैम्प योजना। ऑप्शन बी, दीनदयाल स्टूडेंट योजना। ऑप्शन सी, दीनदयाल स्कॉलरशिप योजना। या ऑप्शन डी, दीनदयाल स्पर्श योजना। सही आंसर है ऑप्शन डी, दीनदयाल स्पर्श योजना। क्वेश्चन नंबर 22, PLI एंडोमेंट एश्योरेंस यानी संतोष पॉलिसी की विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 19 और 55 वर्ष। यह तो सही है। ऑप्शन बी, न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्रमशः 20,000 और 50 लाख। यह भी सही है। ऑप्शन सी, 3 वर्ष बाद ऋण सुविधा उपलब्ध। यह भी सही है। ऑप्शन डी, 2 वर्ष बाद पॉलिसी समर्पित की जा सकती है यानी सरेंडर की जा सकती है। यह गलत है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है? तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अवैतनिक पत्र पोस्ट बॉक्स में नहीं भेजे जा सकते हैं, यानी अनपेड आर्टिकल पोस्ट बॉक्स में नहीं भेजे जा सकते हैं। यह सही है। बीमित पत्र पोस्ट बॉक्स
को नहीं भेजे जा सकते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी रजिस्टर्ड पत्र पोस्ट बॉक्स को भेजे जा सकते हैं, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी पूर्ण भुगतान किए गए सामान्य पत्र पोस्ट बॉक्स को भेजे जा सकते हैं, यह सही है। हमसे गलत ऑप्शन पूछा गया है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन 24 ट्रांजिट बैग किसे कहते हैं या ट्रांजिट बैग होते हैं, कौन से बैग होते हैं? ऑप्शन ए ड्यू बैग, ऑप्शन बी यूजुअल यानी सामान्य, ऑप्शन सी अनयूजुअल बैग यानी असामान्य बैग, या ऑप्शन डी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त। सही आंसर ऑप्शन ए ही है, ड्यू बैग। ड्यू बैग वे बैग होते हैं जो डेली या निश्चित अंतराल में भेजे जाते हैं, और अनयूजुअल बैग वे होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर ही बनाया जाता है और भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 मेल ऑफिस ट्रांजिट सेक्शन द्वारा प्राप्त और प्रेषित बैग का विवरण। ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट में होता है, ऑप्शन बी मेल लिस्ट, ऑप्शन सी सॉर्टिंग लिस्ट, या ऑप्शन डी मेल एब्स्ट्रैक्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट। क्वेश्चन 26 वह रेलवे स्टेशन जहां दो ट्रांजिट सेक्शन मिलते हैं और एक से दूसरे को मेल सौंपा जाता है। ऑप्शन ए रेलवे हब, ऑप्शन बी कनेक्टिंग स्टेशन, ऑप्शन सी चेंजिंग स्टेशन, या ऑप्शन डी मेल जंक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां दो ट्रांजिट सेक्शन मिलते हैं और एक दूसरे को मेल सौंपते हैं उसको बोलते हैं चेंजिंग स्टेशन। क्वेश्चन 27 एक पत्र मेल के अनरजिस्टर्ड पत्रों का संग्रह है जो चेक स्लिप के साथ सुरक्षित रूप से बंधा गया है। ऑप्शन ए सॉर्टिंग बंडल, ऑप्शन बी लेबल्ड बंडल, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड बंडल, ऑप्शन डी लूज बंडल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेबल्ड बंडल। क्वेश्चन नंबर 28 सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए क्या जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए मासिक सॉर्टिंग आदेश, ऑप्शन बी ए ऑर्डर्स, ऑप्शन सी बी ऑर्डर्स, ऑप्शन डी टीबी ऑर्डर। सही आंसर है सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव के लिए ए ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के अलावा जो ऑर्डर्स एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल जारी करते हैं उनको बी ऑर्डर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एयर मेल बैग या एयर टीबी का वजन अधिकतम कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 25 kg, ऑप्शन बी 35 kg, ऑप्शन सी 30 kg, या ऑप्शन डी 20 kg। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 kg 30 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 सेवा पोस्ट कार्ड यानी सर्विस पोस्ट कार्ड M26A जिसका उपयोग वैकल्पिक डाक मार्गों के लाभ या विलंब के कारण जानने के लिए किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रायल कार्ड, ऑप्शन बी मेघदूत कार्ड, ऑप्शन सी प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, ऑप्शन सी पिक्टोरियल कार्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रायल कार्ड। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गंगा। सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा। क्वेश्चन नंबर 32 सुंदरवन डेल्टा में सबसे प्रसिद्ध निवासी हैं कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी व्हाइट एलिफेंट, ऑप्शन सी ब्लैक चीतास, ऑप्शन डी बंगाल टाइगर। सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल टाइगर। क्वेश्चन 33 हु इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी कैबिनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, या ऑप्शन डी पार्ट 4A। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न नहीं मिला? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूपेन हजारिका। इन सभी को भारत रत्न मिला है 2024 में, भूपेन हजारिका को बस नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 36 स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन डी 14 नवंबर 1947। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 नवंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी द्रविडियन लैंग्वेज ये भाषा नहीं है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु, या ऑप्शन डी मलयालम। सही आंसर है ऑप्शन बी मराठी। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी सत्रिया, ऑप्शन डी कथकली। सही आंसर है ऑप्शन ए घूमर। क्वेश्चन नंबर 39 मान लीजिए आप अपने कार्यालय में पत्र पेटी की निकासी कर रहे हैं और उसमें 200 रुपए का नोट पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसका उपयोग अपने लिए करें, ऑप्शन बी इसे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए पार्टी में खर्च करें, ऑप्शन सी इसे किसी चैरिटी को दे दें, या ऑप्शन डी इसे डाकघर प्रमुख को सौंपें ताकि विभाग में जमा हो सके, यानी कि पोस्ट मास्टर को सौंपें। यही आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40
मान लीजिए आप अपने बीट में मनी ऑर्डर का भुगतान कर रहे हैं और एक वृद्ध महिला आपको 20 रुपए का टिप देती है, तो आपकी प्रक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, पैसे स्वीकार करें और उसका धन्यवाद करें। ऑप्शन बी, पैसे स्वीकार करें और विभाग में जमा करें। ऑप्शन सी, पैसे स्वीकार करें और महिला को रसीद दें। ऑप्शन डी, पैसे स्वीकार ना करें और समझाएं कि भुगतान करना उसका कर्तव्य है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। पीएलआई पॉलिसी का मासिक प्रीमियम 873 है, जिसमें 4.5% जीएसटी शामिल है। जीएसटी को छोड़कर शुद्ध प्रीमियम कितना हुआ? इसको कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि जो पीएलआई का जो पहला प्रीमियम था, पीएलआई का जो ओरिजिनल प्रीमियम था, वो कितना है? 100। अब पीएलआई में जीएसटी सहित प्रीमियम क्या होगा? पीएलआई जीएसटी सहित, ठीक है, जीएसटी कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना दिया है इसमें? 4.5 जीएसटी है, तो टोटल हो जाएगा 4.5% में दिया है ना, 4.5%, इसीलिए हमने 100 माना। तो 100 का 4.5%, 4.5 ही होगा, 104.5। और यही हमें दिया है जीएसटी सहित प्रीमियम कितना दिया है? 873 रुपये, यानी कि 104.5 इज इक्वल टू कितना दिया है? 873। कितना दिया है? इतने परसेंट समझ लो, इसको परसेंट है, तो 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 873 बटी 104.5। तो 100% इज इक्वल टू निकाल लेंगे, क्योंकि यही निकालना है ओरिजिनल प्रीमियम। ओरिजिनली अपना 100% है, तो 873 बटे 104.5 गुणित 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 835.4। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, 835.4। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। इसमें क्या दिया है? बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 42 पहले क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व, ये ब्रैकेट के अंदर जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करेंगे? पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 5 डिवाइड बाय 5, 3। ये गुणा में है तो गुणा में रहेगा, 4 है। माइनस ये इनको सॉल्व करेंगे, 2 2 2 जा 4, तो 2, ये 10 का 10 ज्यों का त्यों, प्लस 4 तिया 12 माइनस का 4, 2, 12 में से 4 8 और 10 18। तो क्या आ जाएगा इधर? 36। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36। अब क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक बस स्टेशन ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। उसी समय स्टेशन बी से ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा? यह दोनों ट्रेनें, जो एक बस और जो ट्रेन है, वो एक दूसरे की ओर आ रही है। यह ए से निकल रही है और एक यह है बी से। टोटल डिस्टेंस दी है 300 किलोमीटर। स्पीड भी किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो अब हमें इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड जैसे क्या दिया है, एक दी है 40 और एक दी है स्पीड S2 क्या दी है 50। अब चूंकि यह दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो स्पीड जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। अब हमें निकालना क्या है? समय, कितना समय लगेगा। वैसे हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटी समय। तो स्पीड हमको दी है
ये दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं ट्रेन, तो स्पीड इन दोनों की जुड़ जाएगी। स्पीड 40 प्लस 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दी है 300 बटे टाइम निकालना है। टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 300 बटे 90, जीरो से जीरो कट जाएंगी, क्या जाएगा 3 धाम 30 10 और इधर आ जाएगा 3, 10 बटे 3। इसको और क्या लिख सकते हैं 3 तिरका 9, बचेगा क्या 1 बटे 3। कैसे करते 3 तिरका 9 और 1 10 बटे 3, यही आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 3 घंटे तो आ गए अपने पास। अब 1 बटे 3 ये भी घंटा ही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1 बटे 3 गुणित घंटा में है ना आवर्स में, इसको मिनट में करने के लिए 60 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। अतः हमारा आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 3 आवर्स 20 मिनट। कौन सा सही है आंसर ऑप्शन बी 3 आवर्स 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% कम की गई, फिर उसे 50% बढ़ाया गया, प्रतिशत में वास्तविक नुकसान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 44, मान लेते हैं कि पहले उसकी मजदूरी थी कितनी थी 100, अब इसमें से 50% कम की गई। 100 अपन ने इसीलिए माना है ताकि अपन को प्रतिशत को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। 100 थी पहले, उसकी 50% कम हो गई। 100 की 50% कितनी होती है 50 होती है, और वही कम हो गई तो 50 कम करेंगे 100 में से कितना आ जाएगा 50। पहले थी 100, अब बचेगी 50। अब क्या हुआ है, अब जो ये बची है 50, इसको फिर 50% बढ़ाया गया। इसको बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे 100 का 100% कैसे रहता है 100 बटे 100। अब इसको बढ़ा दिया अपन ने 50%, तो ऊपर 100 में प्लस वो कर देंगे तो 150 बटे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन को 50% बढ़ाई गई, तो कैसे करेंगे इसको 50% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस 50 बटे 100 क्या किया। अब इसको ही कर रहे हैं अपन आगे, ये तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 गुणित यहाँ क्या जाएगा 150 बटे 10 कट जाएगा, क्या जाएगा 5 25 अरे 15 पौने 75, 75 आ गया। पहले थी हमारी जो ओरिजिनल 100 और अब कितनी हो जाएगी 75, तो कितने प्रतिशत की कमी की गई होगी, इसमें से इसको घटा दो कितना आ जाएगा 25% की कमी। अच्छे से देखना है, उनने कमी पूछी है नुकसान पूछा है, तो 75% ना आके 25% आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक दुकानदार ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 5 वर्षों के बाद उसने 5250 चुकाकर ऋण निपटाया, मूलधन कितना था। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमें क्या क्या दिया है, लोन लिया, दर दी है कितनी 10, और टाइम दिया है 5 वर्ष, और जो लोन लिया था तो उस पर कितना उसने दिया 5250। ये क्या हुआ है, ये है अपना अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन कितना है 5250। अब हम जानते हैं मिश्र धन जो होता है मूलधन धन ब्याज होता है, मूलधन धन ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन गुणित दर यानी कि रेट गुणित समय यानी कि टाइम, डिवाइड बाय 100। और जो आई जो है आई की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ ये आई यहाँ है, ए माइनस पी लिख सकते हैं आई की जगह पे, ए माइनस पी इज इक्वल टू, पी तो पी है जो कहते हो क्योंकि यही तो निकालना है। आर क्या दी है 10 इंटू टी क्या दिया है 5 अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, और ए की जगह अपन ए की वैल्यू रख देंगे, इधर रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी है 5250 माइनस पी है, सो पी रख दिए जो कि तुम। अब देखिए इधर 2 है ये
5 दूनी 10 आता है ना, 2 आएगा इधर। तो यहाँ पे बचेगा क्या, P, और ये जो 2 है इधर अपन गुणा में कर देंगे इसके, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5250 माइनस P, और ये यहाँ पे रहेगा 2 गुणित में। इसको आगे इधर से ही कर देते हैं, 0 गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 2P। यहाँ पे माइनस 2P है, इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, P प्लस 2P कितना हो जाएगा, 3P इज इक्वल टू, ये ज्यों के त्यों रहेगा, 10 मतलब 10,500। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, P इज इक्वल टू 10,500 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिरका 9, 1 बचेगा, 3 5 15, 0 0। सही आंसर आ जाएगा हमारा 3500। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इसको सॉल्व करना है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर भी अब क्या करेंगे सॉल्व, पहले इसको डिवाइड को, तो यहाँ 25 ज्यों का त्यों रहेगा, डायरेक्ट करते हैं इसको, 25 गुणित 32 भागे 4 क्या जाएगा, 8 8 8 आ गया, गुणित में 5 है तो वो ज्यों का त्यों, और डिवाइड में, ये भाग में है यानी कि बटे में है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। सही आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, ए का काम 15 दिनों में और बी का काम 10 दिनों में पूरा होता है। यदि दोनों साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम विधि से। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समावर्तक 15 और 10 का आ जाएगा अपना 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा, 30 आएगा। ये क्या लिख दिया है, 30, ठीक है। तो 15 दूनी इधर आ जाएगा 2। अब जो 30 आया लघुत्तम, अब अपन को इनकी क्या निकालनी, कार्य क्षमता। तो कैसे निकलती है, जो जो दिन है ना उसको लघुत्तम में जो एलसीएम आता है ना उसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 30/10 यानी कि 3। इसका मतलब यह है कि ए अगर 2 काम कर रहा है तो बी कर रहा है 3 काम। कार्य क्षमता का मतलब यही होता है। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कार्य क्षमता ही से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, कभी दिन से नहीं होता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 30/2 + 3, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता है जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 30/3 2 5 यानी कि 6 दिन। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, 90 किताबें 160 में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। 96 रुपये में 20% लाभ पाने के लिए कितनी किताबें बेची जानी चाहिए। यह क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है एक तरह से। मान लेते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन 48। मान लेते हैं जो सीपी था, क्रय मूल्य कितना था, 100, 100 रुपये। अब हो रहा है लॉस, कितना हो रहा है, 20% का 20। तो अब जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि 100 का लिया था, 20% का हानि हुई, तो अब कितनी हो जाएगी, 80। और 80 लिया है और किताबें 160 में बेचने पर दिया है अपन को 160 रुपये। अपन ने तो ये माना है, लेट लिख देते हैं, लेट, ये माना है अपन ने, ठीक है। तो 80 अपन का आ रहा है, जबकि उन्हें दिया है 160, तो इसका अपन रेशियो निकालेंगे तो क्या जाएगा, 1:2। इसीलिए जो सीपी है यानी कि जो क्रय मूल्य, खरीद मूल्य है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1:2 आ रहा है ना, यहाँ पे भी आएगा 1:2। तो क्या हो जाएगा, 100 की जगह पर 200। ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल क्रय मूल्य 200 रुपये हो गया, ठीक है। अब चूंकि जो है क्रय मूल्य कितनी कितनी किताबों का है, 90 का, 90 बुकों का है ना, तो सीपी ऑफ 90 बुक कितना है, 200 रुपये। अभी निकाला अपन ने, तो एक किताब का कितना आ जाएगा,
CP ऑफ 1 बुक 200/90, यही आएगा ना। काटेंगे तो क्या जाएगा 20/9। अब मान लेते हैं कि बुक की जो है ना, बुक कितनी अपन को निकालना है, क्या बुक ही निकालना है ना। मान लेते हैं जो बुक हैं वो x थी, बुकों की संख्या अपन x किताबें खरीद सकते हैं कितने में, 96 में। तब अपन को 20% का लाभ होगा। तो बुक जो है अपन मान लेते हैं x है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा x का, अपन को दिया ही है कितना, 96 तो दिया ही है। और जो अभी अपन ने CP निकाला है, एक बुक का कितना निकाला है, क्रय मूल्य एक बुक का है 20/9। अपने पास x किताबें खरीद रहे हैं तो x किताबें खरीदने का क्रय मूल्य कितना होगा, x किताबों का क्रय मूल्य 20/9 रहेगा। अब एक किताब खरीद रहे थे, अब x खरीद रहे तो इसमें गुणा हो जाएगा x का, 20/9 गुणित x आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं SP/CP, इनका रेशियो, इधर भी रेशियो निकालेंगे। तो 20% लाभ मिल रहा है ना अपन को, 20% लाभ चाहिए। अगर CP है 100, 20% लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा SP 120। CP SP जानते हैं ना आप, CP यानी क्रय मूल्य, SP यानी विक्रय मूल्य। 100 है, अगर अपन को 20% लाभ चाहिए तो 120 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इतना ही रहने दो, 12/10, ठीक है। अब हमें x किताबों को x का मान लेते हैं, यहाँ पे एक अगर x किया जाए यहाँ पे भी x, तो SPX और CPX रख देंगे। SPX अपन ने निकाल लिया और CPX भी निकाल लिया, दोनों को रख देते हैं। SPX क्या है 96। अब इसको अपन जो है 10 को इधर ले आते हैं और ये 12 है गुणित ये CPX की वैल्यू इधर रख देते, CPX को इधर ले जाते हैं ना। तो 20/9 x, इनको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 बचे। 2 से इसको काटेंगे, 48 दूनी 96, 12 से काटेंगे इसको, कितना आएगा, पहले तो इसको काट ले, 3 तिरका 9, 3 चौकी 12, ठीक है। 4 से इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा 12 गुणित 3, x इज इक्वल टू 12 गुणित 3, क्या जाएगा, बढ़ाती है 36, यानी कि हम 36 किताबें खरीद सकते हैं। यानी कि हमें 96 रुपये में 20% लाभ चाहिए तो कितनी किताबें बेचनी चाहिए, 36 किताबें। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49। 2 बैट और 3 बॉल का मूल्य 860 रुपये है। 4 बैट और 1 बॉल का मूल्य 1120 है। बैट और बॉल का अलग अलग मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं जो बैट है उसको क्या से डिनोट कर रहे हैं अपन, B से, और बॉल को गेंद बोलते ना, G से कर लेते हैं डिनोट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 2 बैट यानी कि 2B प्लस 3 बॉल यानी कि 3G इज इक्वल टू 860 रुपये, ठीक है। और क्या दिया है, 4 बैट 4B प्लस 1 बॉल यानी गेंद एक ही है, एक को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना दिया है 1120। दोनों का अलग अलग मूल्य निकालना है, बैट और बॉल का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का उपाय है या तो ऊपर के में 2 का गुणा कर देंगे और इसमें से घटा देंगे इसको। चलो कर देते हैं, ये कर दिया, जैसे इस पूरे में होगा गुणा, इस तरफ किया है ना तो इस तरफ भी होगा गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा इधर। 4 में से इसको घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे, ठीक है। 4 में से 4 गए कितना, ये तो कट जाएगा। अब इधर 2 3 6, 6 में से 1 जी जाएगा, 5G इज इक्वल टू 860 गुणित 2 कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 1720। अब 20, ये 0, 2 में से 2 का 0, इधर आ जाएगा 6, ये 1 1 कट जाएगा। G इक्वल टू कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 1 2 0, G आ जाएगा 120, G निकल आया।
इसमें अपन जी रख देंगे 120, ठीक है। तो अपन को 4b निकल आएगा। 4b प्लस 120 इज इक्वल टू 1120। तो 4b इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड, नहीं घटेगा इसमें से 120, ये घटाना पड़ेगा ना इसमें से। क्या जाएगा 1000। 4b इज इक्वल टू 1000, तो b इज इक्वल टू 1000/4, क्या जाएगा 250। 250 बैट हैं जो 250 है, और जो बॉल है ना गेंद 120। बैट हैं 250, बॉल है 120। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। इसे 8 घंटे में पूरी करने के लिए गति कितनी बढ़ानी चाहिए? पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। एक ट्रेन है जो 48, इसकी स्पीड दी है 48 किलोमीटर पर आवर। सेम यूनिट है तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दिया है 10 घंटे। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड दी है 48 बराबर डिस्टेंस निकाल ली है बटे समय 10। डिस्टेंस निकल आएगी इधर से 480। अब यह पूछ रहे हैं कि कितनी गति बढ़ाई जाए ताकि 8 घंटे में यह यात्रा पूरी हो सके। मान लेते हैं जो गति है जो x बढ़ाई जाए, तो स्पीड की जगह पहले कितनी थी 48। अब अपन सोच मान लिया x बढ़ाई जाए, डिस्टेंस तो वही रहेगी, अभी निकाली अपन ने 480 बटे टाइम निकालना है। टाइम तो 8 घंटा दिया है, 8 घंटे में पूरी करनी है, तो ये 8 हो जाएगा। काटेंगे तो 8 6 48 और ये 0। x इज इक्वल टू 60 माइनस 48, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 12। ऑप्शन ए।